I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers. हेलो फ्रेंड, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक इज़ ब्लड। यह मेरा पहला वीडियो है साइंस पर। इसमें टॉपिक रहेगा ब्लड। आखिर ब्लड ही क्यों? साइंस में तो बहुत से टॉपिक हैं, बट ब्लड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कम से कम एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। और यह टॉपिक किसी भी मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोर्स या फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और नोट्स हैं वो मैं आपको अपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ब्लड टॉपिक में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक प्रश्न, क्या ब्लड सभी ऑर्गेनिज्म जीव जंतुओं में पाया जाता है? तो आंसर होगा नहीं, सभी में ब्लड नहीं होता है। जो सिंगल सेल यानी कि एक कोशिकाओं वाले होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी वगैरह वगैरह etc, इनमें ब्लड नहीं पाया जाता। जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक से ज़्यादा कोशिकाओं वाले जो भी जीव जंतु हैं, उनमें ब्लड होता है। अब ब्लड होता क्या है? अगर आप बोलते हैं ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, तो यह आपका कंप्लीट आंसर नहीं होगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू तो और भी बहुत होते हैं, जैसे कि बोन, हड्डियाँ, कार्टिलेज। तो ब्लड के लिए हम बोलेंगे ब्लड ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लो करता है। ब्लड ही एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो चलो ब्लड के सामान्य कैरेक्टर्स को देखते हैं। अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देख सकें। तो चलिए ब्लड के हम जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। तो पहला है, यह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि तरल पदार्थ संयोजी ऊतक है। इसका pH 7.4 होता है, जो ब्लड को एल्कलाइन बनाता है। जैसे कि आप तो जानते ही हैं pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। 7 pH न्यूट्रल, 7 से नीचे एसिडिक और 7 से ऊपर बेसिक। तो ये 7.4 है, तो ये स्लाइटली एल्कलाइन हो गया, यानी हल्का क्षारीय। अब शरीर में कितना ब्लड होता है? तो यह आपके वेट का 7 से 10% होता है। मतलब कि आपका वेट 70 किलो है, तो आपका ब्लड 5 से 7 लीटर होगा। मैच्योर मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और मैच्योर फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है, यानी कि 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। बट ये कंपैरिजन मेल से आधा लीटर कम होता है। तो चलिए अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, इजीली वे में समझाऊंगा। नॉर्मल जो कि मेन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का जो वर्क होता है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करने का वर्क होता है, जो भी किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है। अब पहला क्या है, जैसे कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी में O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ये बॉडी में करता है। O2 हो, CO2 हो या अदर कोई भी गैसेस हो, तो ये उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी में। और दूसरा, ये न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी में, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सॉल्ट आदि। यह हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी बनाता है। अब आप जानते ही हैं एंटीबॉडीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। एंटीबॉडीज़ के कारण ही हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनता है, जो कि हमारी शरीर को लड़ने की क्षमता प्राप्त कराता है। अब चौथा है, ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का। तो चलिए, हमने ब्लड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक है प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल, यानी ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं ब्लड सेल्स को। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट होता है, और ब्लड सेल सॉलिड पार्ट होते हैं आपके ब्लड के। प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है। याद रखना, ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होता है। हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो ब्लड में प्लाज्मा 65% होता है और ब्लड सेल्स 40% होता है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको NCERT के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपका NCERT ही फॉलो किया जाता है, फिर आपने कहीं से भी पढ़ा हो, डज नॉट मैटर। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड से हम क्या समझते हैं?
पानी। तो हाँ, आप सही समझे। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और बाकी 10% सब्सटेंस होते हैं, जैसे इसके अंदर प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल्स, सॉल्ट, यह सब 10% के अंदर ही आएंगे। सब प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोजनस, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन। जो एल्बुमिन है, देखो इन सब में सबसे ज़्यादा इसका वर्क होता है। इसका जो वर्क, एल्बुमिन का जो वर्क होता है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का होता है, यानी कि यह ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। थर्ड है इसमें फाइब्रिनोजिन, वह ब्लड को क्लॉटिंग के काम आता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने के काम। अगर यह ब्लड में नहीं होगा, प्लाज्मा में नहीं होगा, तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं जमेगी। इसका मेन वर्क होता है क्लॉटिंग, थक्का जमाने का। देखिए, सभी प्रोटीन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये दो याद रख लीजिए जो मैंने बताए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन। अब देखते हैं कि प्लाज्मा का वर्क क्या होता है। तो हम बात करते हैं प्लाज्मा का क्या वर्क होता है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है, मतलब बॉडी में जो भी डाइजेस्टिव फूड है, जो हम खाना खाते हैं, या हार्मोन्स हो गए या ब्लड सेल्स, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन का वर्क प्लाज्मा का ही होता है। यही प्लाज्मा इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है वो प्लाज्मा के थ्रू ही होगा। यह ब्लड सेल्स, हार्मोन एंड डाइजेस्टिव फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का वर्क करता है। यह प्लाज्मा बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और बॉडी पर कहीं भी घाव लग जाए, मतलब चोट लग जाए, तो उसे भरने का भी काम प्लाज्मा ही करता है। याद रखना फ्रेंड, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग कर दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट होगा, उसे हम सीरम बोलेंगे, उसे हम सीरम ही बोलेंगे और उसे सीरम कहा जाएगा। और एक और बात, ब्लड हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अगर हेपेरिन नहीं होगा तो हमारा ब्लड जम जाएगा। अगर हेपेरिन प्रेजेंट है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। हमने ब्लड के 2 पार्ट्स किए थे, एक को बोला था प्लाज्मा, एक को ब्लड सेल। अब ब्लड सेल कौन कौन सी हैं यह देखते हैं। एक है आरबीसी, दूसरी देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी, तीसरी है प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स तो आप जानते ही हैं। एक एक करके देखते हैं जो तीनों को। जो आरबीसी होता है वह ब्लड में 90% होता है, आरबीसी ब्लड कार्पल्स में, उसमें उससे कम प्लेटलेट्स होता है, और सबसे कम है डब्ल्यूबीसी। यह कम तो है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका। अगर यह नहीं होगा तो समझो बंदा ख़त्म, मतलब उसका काम 25, तो हल्के में मत लेना। तो आगे बढ़ते हैं, आरबीसी की बात करते हैं। रेड ब्लड सेल्स, इसे हम रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएँ भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम एंथ्रोसाइट्स है। यह आरबीसी सेल सबसे ज़्यादा ब्लड में पाई जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें लोह युक्त रंजक यानी कि पिगमेंट हीम होता है, जिसके कारण ब्लड का कलर लाल होता है। और हीमोग्लोबिन ही लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू से सेल तक लेकर जाती है और वापस बॉडी टिश्यू यानी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाती है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आरबीसी सभी सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करती है। हीमोग्लोबिन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बनेगा, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं। अगर हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। तो हीम आयरन होता है, बट ये कौन सा आयरन होता है? ये Fe+2 वाला आयरन होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है यह कई बार, पुलिस, बैंक और एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम में। इस आयरन Fe+2 के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। अब आते हैं हम ग्लोबिन।
ग्लोबिन की बात करेंगे, दिस इज़ अ प्रोटीन। यह CO2 और O2 को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है बॉडी में। तो देखिए, अब देखते हैं RBC की कमी से होने वाले रोग, मतलब RBC की डिफिशियंसी से होने वाली डिसीज़। अगर ब्लड में RBC की कमी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी? तो देखिएगा, देख रहे हैं, फर्स्ट है ये एनीमिया और सेकंड है जॉन्डिस मतलब पीलिया। एनीमिया में क्या है, इधर दिखाई दे रहा होगा साइड में नॉर्मल लिख रहा है। नॉर्मल में रेड ब्लड सेल्स देखिए कितनी है, और इसके बराबर में जब हमें एनीमिया हो जाता है तो इसमें रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं। ठीक है, तो यही एनीमिया होता है। एनीमिया के अंदर हमारी बॉडी में ब्लड में RBC की कमी हो जाती है। और एक फिर देखते हैं, क्या RBC में न्यूक्लियस होता है? तो आंसर है नहीं, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। सिर्फ वर्ल्ड में 2 एनिमल्स होते हैं जिनके RBC में न्यूक्लियस होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऊंट और लांबा। अगर RBC में न्यूक्लियस होता तो क्या होता? तो ये सोचिए, अगर RBC में न्यूक्लियस होता तो हम तो जी ही नहीं पाते, ये समझ लीजिए। अगर RBC में न्यूक्लियस होता तो RBC में अगर न्यूक्लियस होता तो इसकी कारण से हमारी बॉडी, हमारी RBC जो है O2 और CO2 को एब्जॉर्प्शन करने की पावर कम हो जाती अगर हमारी RBC में न्यूक्लियस होता, जिसके कारण न्यूक्लियस के कारण हमारी RBC ना तो O2 को ले पाती ना ही CO2 को, उसको एब्जॉर्ब करने की वो पावर खो देती, और जब उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी तो हम प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पाएंगे, और जब हम सांस नहीं ले पाएंगे तो ऑब्वियसली है हमारी डेथ हो जाएगी। RBC का जन्म कहाँ होता है? मतलब RBC का जन्म निर्माण बात एक ही है, RBC का जन्म बोन मैरो में होता है। ज़्यादातर लोगों को पता ना हो बोन मैरो क्या होता है और कहाँ होता है, तो मैं बताता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में। बोन मैरो जो है, बोन्स के हड्डियों के बीच में जो खोखला पार्ट्स होता है उसमें प्रेजेंट होता है बोन मैरो। वह खोखला पार्ट काले रंग का, यह बोन मैरो ही कहलाता है। हड्डियों के खोखले पार्ट जो बीच में प्रेजेंट होता है वही बोन मैरो है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो हड्डी है, हड्डी के बीच में जो खोखला पार्ट होगा वही बोन मैरो है। एक और बात बताता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। RBC WBC प्लेटलेट्स का जन्म बोन मैरो में ही होता है, इसका जन्म कहीं नहीं होता। ये तीनों का निर्माण और बर्थ बोन मैरो के अंदर ही होता है। तो चलो अब हम देखते हैं RBC की लाइफ स्पैन कितनी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 90 से 120 डेज़ ये RBC की लाइफ स्पैन होती है। इतने ही दिन 90 से लेके 120 दिन तक RBC ब्लड के अंदर जीती है। उसके बाद नीचे देखिए, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ कहाँ होती है? स्प्लीन में, जिसको हिंदी में प्लिया बोलते हैं। तो RBC की डेथ स्प्लीन में होती है। जन्म कहाँ हुआ? बोन मैरो में। डेथ कहाँ हो रही है? स्प्लीन में। स्प्लीन को ही हम RBC का कब्रिस्तान बोलते हैं, और इसको हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोल देते हैं। अब आप कहेंगे भाई आपका सर कब्रिस्तान बता रहे हैं और फिर ये ब्लड बैंक भी बता रहे हैं, तो इसमें भी है, इसको मैं क्लियर करता हूँ आपको। RBC को कब्रिस्तान इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हमारी RBC की डेथ होती है इसके अंदर, और इसको ब्लड बैंक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी RBC इसके अंदर डेथ होने के लिए जाती हैं, जो कि RBC इसके अंदर डेथ होने के लिए जाती हैं, अगर हमें चोट लग जाए या कुछ हो जाए, अगर हमें इमरजेंसी RBC की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी बॉडी स्प्लीन से RBC को ट्रांसफ़र कर देती है। क्योंकि कुछ RBC ऐसी होती हैं जो कि पूरी तरह डेस्ट्रॉयड नहीं हो पाती हैं स्प्लीन के अंदर। जो RBC डेस्ट्रॉय नहीं हो पाती हैं उसको बॉडी तुरंत इमरजेंसी के टाइम पे ट्रांसफ़र कर देती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आता है कि RBC का कब्रिस्तान और ब्लड बैंक और बॉडी क्या है, तो
उस पर आंसर लगाना है। स्प्लीन ही आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड आरबीसी का ग्रेवयार्ड और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी है। अब इसके वर्क की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, आरबीसी का जो वर्क है O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है। O2 के और CO2 को ये ट्रांसपोर्टेशन करता है एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट्स में, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स से लेके सारे उसमें हमारी ऑक्सीजन को ये पहुंचाता है और CO2 को वहाँ से बाहर लेकर आता है। यही मेन वर्क है आरबीसी का, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो अब देखते हैं WBC वाइट ब्लड सेल्स, इसे हम वाइट ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं और हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएँ भी बोलते हैं। तो देखिए, मैं WBC शुरू करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ दोस्त, फ्रेंड्स, गाइस, कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट कोई नहीं, मैं आपको ये डीपली बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट मेरा रहे जैसे कि आपको प्रॉब्लम हो। मैं आपको सारा क्लियर करके चलना चाहता हूँ, भले ही चाहे वीडियो कितनी भी लंबी बन जाए, पर पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं। WBC को वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स होता है। इसका वर्क एंटीबॉडीज़ बनाना होता है और एंटीबॉडीज़ का वर्क इन्फेक्शन से लड़ना होता है। इन्फेक्शन से कैसे लड़ते हैं? जैसे कि कोई भी डिसीज़ है उसको ये बॉडी से बचाती है। अब कैसे बचाती है बॉडी से? इसको एक तरीके का हम सैनिक मान सकते हैं। जैसे कि हमारे देश पर सैनिक रहते हैं, तो ये एक तरीके का हमारी बॉडी के अंदर सैनिक का काम करती है। जैसे बाहर से कोई दुश्मन आते हैं, उससे अटैक करते हैं, तो उससे लड़ते हैं हम, जैसे हमारे देश के सैनिक, और उनको ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि वो अंदर नहीं आ पाते और हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो इसी तरह से WBC जो होती है वह हमारे बॉडी में सोल्जर का काम करती है, जिससे कि बैक्टीरिया, वायरस जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, ये उसे मार देती है और उसको एंट्री नहीं होने देती है। ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करती है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, जिससे कि बॉडी से लड़ने में, बॉडी को वायरस, फंगी, बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प हो और हम कभी बीमार ना पड़ें। और ये घाव भरने का भी काम करती है। अब मैं बताना चाहूँगा, जैसे RBC, अब आते हैं इसके निर्माण पर, इसके बर्थ पर। RBC, WBC, प्लेटलेट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। RBC, WBC, प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो इनका निर्माण बोन मैरो में होता है, कंफ्यूज नहीं होना। WBC का निर्माण बोन मैरो में होता है, बट इसकी मृत्यु ब्लड में होती है। जैसे कि आपने देखा था RBC का बर्थ, निर्माण बोन मैरो में हुआ, बट उसकी मृत्यु कहाँ हुई? स्प्लीन में। बट इसकी जो मृत्यु हो रही है वो कहाँ हो रही है? ब्लड में। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो इसकी मृत्यु होगी ब्लड में। अब ये कितने दिन तक जीती है? इसका लाइफ स्पेन क्या है, कितने दिन तक रहती है? ये दोस्तों 2 से 4 दिन तक बॉडी के अंदर रहती है, उसके बाद यह ब्लड में ही ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं, इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, विटामिन A रक्त में WBC बढ़ाता है। तो इसको मैं डिटेल में करता हूँ। विटामिन A जो है ब्लड में WBC बढ़ाने का काम करता है। जब WBC की कमी हो जाती है, अगर हमारी बॉडी में WBC की कमी है, तो हम विटामिन A को ले सकते हैं, और जिससे कि ये हमारी WBC को इंक्रीज़ करेगा। अब नीचे देखिएगा, ये कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो WBC 5 टाइप के होते हैं, बट आपको 2 नाम ही याद रखने हैं, वही इम्पोर्टेंट हैं। एक है लेफ़्ट साइड में लिम्फोसाइट्स और राइट में मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है? यह बीमारियों से बचाती है एंटीबॉडीज़ बनाकर। हमने कहा WBC का वर्क एंटीबॉडीज़ बनाने का होता है, तो उसमें ये लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडीज़ बनाती है। WBC के अंदर लिम्फोसाइट्स ही एंटीबॉडीज़ बनाती है। इसको देख लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, लिम्फोसाइट ही WBC बनाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। दूसरे पर हम आते हैं, दूसरा है मोनोसाइट। यह बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। एक पॉइंट इसका ये है कि ये बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। यह घाव भरने का काम करती है। देखो, ब्लड में WBC की क्वांटिटी कम हो जाए तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। जैसे कि इधर लिख रहा है, पॉइंट में लिख रहा है कि WBC की इसमें कमी हो रही है,
नीचे जा रहा है तो उसे बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। अगर ब्लड में WBC की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो आपको ग्राफ के ज़रिए समझा पा रहा हूँ मैं, शायद एरो के ज़रिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, पर समझिएगा आप। अगर WBC की क्वांटिटी कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया, WBC की क्वांटिटी बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया। अगर ब्लड में WBC की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए तो उसे ल्यूकीमिया कहेंगे। WBC की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? एड्स, HIV, एड्स और ब्लड कैंसर। तो देख पा रहे हैं, एड्स और ब्लड कैंसर यही रोग होते हैं WBC की कमी से। तो चलो अब आते हैं प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स, यह हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो देखते हैं चलिए प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें थ्रोम्बोसाइट्स। इसमें ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही पिगमेंट होता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट। प्लेटलेट्स में ना ही न्यूक्लियस होता है ना ही पिगमेंट होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। इसकी डेथ WBC की तरह ब्लड में हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं डेथ, मृत्यु, इसकी डेथ WBC की तरह ही ब्लड में हो जाती है। इसके वर्क्स की बात करते हैं तो नीचे, तो यह ब्लड क्लॉट का वर्क करता है, मतलब कि हिंदी में रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। जब बॉडी में कोई कट या चोट लग जाती है तो यह ब्लड के बहाव को रोकता है, और जहाँ चोट लगी है वहाँ सेमी सॉलिड, किस टाइप का? सेमी सॉलिड टाइप में क्लॉट बना देता है, जिससे ब्लड का बहाव रुक जाता है। याद रहे, अगर डेंगू का वायरस बॉडी में एंट्री कर जाता है तो प्लेटलेट्स को ख़त्म कर देता है। इसलिए हम कहते हैं डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कम हो जाती है। तो डेंगू का वायरस इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो डायरेक्ट प्लेटलेट्स पर अटैक करता है, जिससे कि हमारी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं और वो कम हो जाती हैं। जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो इस कंडीशन में ज़्यादातर पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इस टॉपिक पर, इस प्लेटलेट्स के बारे में हम सिंपल कह सकते हैं, एक भाषा में, एक लाइन में, तो हम कह सकते हैं प्लेटलेट्स का वर्क क्या है? शरीर बॉडी में कट लग जाने पर ब्लड के प्रेशर को रोकना, जैसे ब्लड का क्लॉट मतलब रक्त का थक्का बनाकर उस क्लॉटिंग को, ब्लड के प्रेशर को रोकता है। बात की जाती है कि अब डेंगू मच्छर किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये नीचे देखिएगा, डेंगू मच्छर एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर सच में ही बहुत ख़तरनाक है, जान भी ले सकता है। इसीलिए अब तो डेंगू का सीज़न भी चल रहा है, तो प्लीज़ सेफ्टी करिएगा, और साफ़ पानी बिल्कुल भी अपने घर के उसमें ना रखिए, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो होता है साफ़ पानी में ही अंडे देता है और ये अपना लार्वा वहीं छोड़ देता है। तो बस यही कहूँगा कि बस आप अपनी सेफ्टी रखें। नीचे देखते हैं सबसे लास्ट, मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। एक और बात याद रखिएगा, अगर थक्के की बात चल रही है तो ह्यूमन में ब्लड हेपेरिन्स की प्रेजेंस के कारण नहीं जमता है। अगर ब्लड में हेपेरिन नहीं होगा तो ब्लड जम जाएगा। एंड गाइस, टॉपिक प्लेटलेट्स कंप्लीट हो चुका है, तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मगर उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी बुरी जो भी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको और ऐसे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड बना सकूं।